हेलो प्यारे बच्चों, मैं देवन सर आप सभी प्यारे बच्चों को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। आगे हम जैसा कि स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं और देख रहे हैं कि आज हम लोग सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है, क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? महत्वपूर्ण हम क्यों कह रहे हैं? यह राजनीतिक शास्त्र कहिए या आपके बुक का है नागरिक शास्त्र। यह दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर नागरिक शास्त्र का जनक की बात करें तो हम बेंजामिन फ्रैंकलिन को मानेंगे, लेकिन अगर राजनीतिक शास्त्र की जनक की बात करें तो अरस्तु साहब को हम लोग मानेंगे। तो लेकिन दोनों का सिमिलरिटी है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल्स में पहला आपका यह चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, इसको पढ़ेंगे। और ये बिहार बोर्ड रहे चाहे यूपी बोर्ड, जहां भी एनसीईआरटी बुक चलता है, चाहे दिल्ली बोर्ड, हिंदी मीडियम में यह क्लास का लेक्चर होने वाला है और बहुत ही आसान शब्दों में मैं बताऊंगा। हम आपके ही तरह जिस प्रकार से अभी आप कुछ नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम जो बच्चा तेज है उस वह स्पीड करके देख सकते हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा लंबा होने वाला है। और मैं इस चैप्टर में एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया है वन शॉट में कवर करूंगा। पूरा जो भी फैक्ट है वह पूरा कवर करूंगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। अगर घबराने नहीं दूंगा इतना आप उम्मीद रखिए, समझ गए? क्योंकि अगर बच्चा को आधा एक घंटा में भाग रहा है तो समझिए वह टीचर की कमजोरी है, ना कि बच्चा की कमजोरी है। अब आइए हम आपका इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रेरणादायक शब्द, जो कि आपका हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखा गया कविता। हरिवंश राय बच्चन को आप जानते होंगे, कौन है? अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, यानी अभिषेक बच्चन की दादाजी हैं। इन्होंने एक कविता लिखा, मुझे दिल को भाता है, और यह एकदम ट्रुथ यानी सत्य है, यानी 100% इसको सत्य आप कह सकते हैं। और लिखे हैं कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती नहीं है चलती है। कहां चलती है? तो सुनिए पहले, जब नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर, दाना लेकर जब चढ़ती है दीवारों पर, 100 बार फिसलती है, वह 100 बार ऊपर जाता है और 100 बार नीचे आता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चों, यह कविता से इतना ज्यादा प्रेरित मैं हूं कि आपको कहिए नहीं। और एक बहुत बड़ा शायर कहिए, कवि कहिए, वह भी बताए हैं कि यदि आपके जीवन में कोई मेहनत कर रहे हैं, सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, तो उससे घबराए नहीं कि उसका सफलता क्या मिलेगा। नहीं कुछ मिलेगा तो तजुर्बा जरूर मिलेगा। आप कोई तजुर्बा मतलब होता है आपका अनुभव। आदमी अनुभव से ही प्यारे बच्चों सब कुछ सीखता है। देरी ना करते हुए मां सरस्वती के कृपा से आप लोग खुश होंगे। मैं मां सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूं और मनाता हूं कि आप लोग आने वाले फरवरी 2026 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें टॉपर की लिस्ट में आप ही का सबका नाम हो, ताकि मुझे लगे कि मैं भी कुछ पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देरी ना करते हुए हम लोग चैप्टर पर आते हैं। और चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो यह तो हम समझेंगे लोकतंत्र क्या है, यह भी समझेंगे सत्ता की साझेदारी क्या है, परंतु उससे पहले हम लोग समझेंगे, यह बुक का नाम है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिविक्स होता क्या है।
देखिए बहुत सरल भाषा में लिखा गया है, और आप कहिए तो हम लिख लिख के अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा और आपको समझदारी में थोड़ा सा दिक्कत होगा। हम चाह रहे हैं पहले इसको आपको समझा दें, उसके बाद भी अगर चाहिए तो हम लिख के, अगर नहीं हम इस प्रकार से समझाएंगे, समझूंगा कि मुझे याद हो जाना चाहिए तभी ना आपको याद होगा। हमको आपको यह नहीं ध्यान देना है कि हमको याद है, याद रहे या ना रहे, हम चाहूंगा हम एक बार पढ़ के यहां समझता हूं और वहां हम लिख पाता हूं ब्लैंक में, तो हम समझेंगे ठीक है, आप भी समझ गए होंगे, नहीं तो हम समझेंगे नहीं समझे हैं। तो वही नागरिक शास्त्र का हम परिभाषा दे सकते हैं, यह एक ऐसा विषय होती है जो हम सभी को एक अच्छी नागरिकता का अध्ययन कराता है। समझ रहे हैं? नागरिक शास्त्र क्या होता है? नागरिकता, आप भारत के नागरिक हैं, अब भारत की एक नागरिक है, कैसे पता चलेगा? तो भारत के नागरिक होने के लिए 5 रूल हैं, वह अभी आपको नहीं पढ़ना है, वह आगे चल के जैसे ही आप 11th में जाएंगे तो आपको बहुत सुंदर से बताया जाएगा। नागरिकता प्राप्त करने, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 विधियां हैं। वह कौन कौन सी विधियां हैं उस सब आपको पढ़ाया जाएगा। जन्म के आधार पर, वंश के आधार, समझिए जन्म के आधार पर हो सकता है, यहां रहने के आधार पर हो सकता है, इस प्रकार से आपकी 5 है। तो वह अभी आपको इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको नागरिक शास्त्र में क्या अच्छी नागरिकता, आप नागरिक हैं तो उसका समझ डेवलप होगा, तथा इसमें आपको मौलिक अधिकार, अच्छा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहां मौलिक अधिकार। मौलिक मतलब होता है मूलभूत, यानी जो बहुत ही नेसेसरी आवश्यक तत्व है, वह अधिकार आपको मिला हुआ है, उसकी जानकारी मिलेगा कि मुझे यहां नागरिकता है, मुझे भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो मुझे क्या क्या अधिकार है, मुझे क्या क्या अधिकार है सरकार से प्राप्त करने के लिए। इसे पॉलिटी में सरकार नहीं राज्य कहा जाता है, देश को क्या कहा जाता है? राज्य कहा जाता है। तो राज्य से मुझे क्या क्या अधिकार है, यह बात की आपकी जानकारी किस बुक से होगा? यह नागरिक शास्त्र से होगा। और क्या? एवं मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथियों, आप यह बात समझिए। अब हम उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दे सकते हैं। जैसे हम कहेंगे, आपसे कोई भी पूछेगा नागरिक शास्त्र किसे कहते हैं, तो आप आंख बंद करके मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शेरियों जरूर ही जवाब देंगे कि नागरिक शास्त्र वह विषय है जिसके अध्ययन मेरे प्यारे बच्चों, अध्ययन करने से हम कह सकते हैं, अध्ययन करने से, जिसको पढ़ने से, अध्ययन हटा देते हैं प्यारे बच्चों, हम लिख देते हैं जिसको पढ़ने से आपको, जो आदमी पढ़ेगा उसको, आपको अच्छी नागरिकता के साथ साथ, देखिए ना हम लिख रहे हैं नागरिकता के साथ साथ, नागरिकता के साथ साथ, नागरिकता के साथ साथ आप, नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्यों का ज्ञान कराता है, कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेरनियों, क्या बताइए इसमें आपको कोई कष्ट है? उम्मीद करता हूं कि आपको नागरिक शास्त्र क्या है 100% समझ में आ गया होगा। नहीं समझे हैं कोई बात नहीं, एक बार और बताते हैं हम आपको। नागरिक शास्त्र को पढ़ने से आपको जानते हैं क्या होता है? आप कहां का नागरिक हैं,
आप भारत के नागरिक हैं, यानी जिस राज्य के आप नागरिक हैं वह नागरिकता का अनुभव कराता है कि आप यहाँ के नागरिक हैं। आप किस आधार पर नागरिक हैं यह आपको पता चलता है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट आपका मौलिक अधिकार क्या क्या है, आपका क्या अधिकार है। आपका अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है ना। आप देखिए, इसी से संविधान पढ़ेंगे हम लोग। मौलिक अधिकार आपको संविधान में भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद है, उसमें से 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में वर्णन किया गया है आपका मौलिक अधिकार। आप सरकार से क्या मांग सकते हैं या राज्य से क्या मांग सकते हैं, वह होता है मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य क्या होता है, आपका क्या काम है, आपका क्या मूल कर्तव्य होना चाहिए, वह भी 11 है। हम सब कुछ आगे की चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी आपका बेसिक है, और बेसिक क्या है, लोकतंत्र के बारे में जानेंगे और लोकतंत्र में कैसे साझेदारी करेंगे। अगर नहीं साझेदारी करेंगे तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है, यही मूलभूत इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अब आएंगे हम लोग चैप्टर के बाद, क्योंकि नागरिक शास्त्र सब बच्चे को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको एक बात बताता हूं कि नागरिक शास्त्र की परिभाषा आप ऐसे भी दे सकते हैं कि नागरिक शास्त्र वह बुक है जिसके अध्ययन से हमको पता चलता है हम किस देश की नागरिक हैं। हम अपनी अच्छी नागरिकता का ज्ञान अध्ययन कर सकते हैं, और मेरा क्या काम है, मेरा क्या अधिकार है, मुझे क्या अधिकार दिया है इस राज्य ने, उस अधिकार को पता चलता है। और मेरा जो कर्तव्य है, कौन सी काम कर, आप देखिए कर्तव्य की बात करें तो आप एक उदाहरण देकर आपको समझाते हैं, तब आपको बहुत सुंदर से समझ में आएगा। जैसे आप जानते हैं, आप अपना पेट के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कोई किराना का दुकान खोल रहे हैं कि नहीं खोल रहे हैं, खोला हुआ है, और बिना कोई सरकार से, राज्य से परमिशन लिए बिना भी आप कोई सामान को खरीद बिक्री कर सकते हैं। परंतु बिस्कुट तो आप बेच सकते हैं, लेकिन क्या शराब बेचने का अधिकार है आपको? नहीं, शराब बेचने का अधिकार आपको कदापि नहीं है। कहिए क्यों नहीं है? क्योंकि शराब भी तो एक व्यवसाय है, एक व्यापार है। क्योंकि खरीद बिक्री करते हैं तो हम व्यापार ही कहते हैं, एक व्यवसाय ही कहते हैं। तो ये क्यों नहीं है? क्योंकि यह बेचने से यह खरीदने वाला, भेजने वाला का तो फायदा है कि भाई उसका रोजी रोटी, घर परिवार सब चलेगा, लेकिन जो खरीदता है उसको सेवन करने से उसको सेहत पर बुरी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको बेचना मना है। तो इसलिए क्या कर्तव्य है उसको भी अध्ययन कराता है हमारे नागरिक शास्त्र। अब हम उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ हम कह सकता हूं कि आपने नागरिक शास्त्र में क्या पढ़ेंगे उसका मूल भाव समझ गए होंगे। शाब्दिक अर्थ में कह सकते हैं आप कि नागरिक शास्त्र वह विषय है जिसमें अच्छी नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान कराता है। तो अब हम लोग समझेंगे नागरिक शास्त्र के जनक कौन है। तो यहां देखिए, इसका इंग्लिश होता है सिविक्स, यह भी याद रखेंगे, और जनक होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन। समझ गए? यह पिता जिसको कहते हैं, जो सबसे पहले नागरिक शास्त्र के बारे में कुछ बोले होंगे और अच्छे शब्द बोले होंगे, इसलिए उसको जनक कहा जाता है। जो यूनान के निवासी हैं, यह याद रखेंगे, नागरिक शास्त्र का जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन है को कहा जाता है, और यह यूनान के व्यक्ति थे। कहाँ के थे? यूनान के। और राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र मतलब होता है पॉलिटी। दोनों शब्द एक ही चीज है, लेकिन दोनों का जनक अलग है। इनका जनक अरस्तु साहब है, याद रखेंगे। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट करके आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपका चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। पहले लोकतंत्र समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सत्ता की साझेदारी समझेंगे, बहुत ही सुंदर से, बहुत ही लाजवाब तरीका से। कहते हैं लोकतंत्र, यह जो है, यह शब्द लोकतंत्र जो है, यह ग्रीक भाषा के 2 शब्द से मिलके बना है। क्योंकि लोकतंत्र का इंग्लिश होता है डेमोक्रेसी।
समझ गया। तो यहां देखो डेमोक्रेसी जो है, डेमोस जो क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, यानी अर्थात हम कह सकते हैं जनता का शासन। लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, जैसे अपन भारत देश लोकतंत्र है तो समझिए जनता का शासन है, जनता का ही शासन है। यहां प्रत्यक्ष रूप से किसी का नहीं चलता है जनता के छोड़कर, समझ गए। तो आप कहेगा सर नेता लोग को तो चलता है, सर डीएम एसपी को चलता है। नहीं भाई, वह आपके लिए है। वह किसके लिए है, वो आपके लिए सारा तामझाम है और कुछ नहीं है। देखिए हम कह सकते हैं लोकतंत्र की परिभाषा में, लोकतंत्र में प्रत्येक जनता की अहम भागीदारी होती है। इसमें लोकतंत्र क्या है, इसमें ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो आपके मत का अधिक प्रभाव पड़ेगा, अधिक वैल्यू है, नहीं। आप अमीर हैं तो आपका ज्यादा पड़ेगा, और जो गरीब हैं, निम्न वर्ग के हैं, पागल हैं, तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। अगर आप देश के राज्य के नागरिक हैं तो आप वोट देकर अपन जनता ही राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार की चुनती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र में जनता की अहम भागीदारी होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भागीदारी के जगह पर आप भूमिका भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकतंत्र उस रूप को कहा जाता है जिससे शासन की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या यह शब्द से क्या आप अभिन्न हैं? नहीं हो। आप इस शब्द से जरूर ही परिचित होंगे, अपरिचित की बात हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र में मालिक होता है। यानी जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति किसके हाथ होता है, जनता के हाथ होता है, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आप एक शब्द में इसका उत्तर दे सकते हैं, जिस शासन व्यवस्था की सारी शक्ति, जिस शासन व्यवस्था की सारी शक्ति जनता के हाथ में हो, जनता के हाथों में हो, उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? डैश कहेंगे, यानी लोकतंत्र कहेंगे। उस देश को, उस राज्य को हम लोकतांत्रिक देश एवं राज्य कहेंगे। लोकतंत्र आप भूल नहीं पाएंगे, लोकतंत्र आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो इतना बात याद रखेंगे, समझ गए। तो आगे हम कुछ आदमी का कथन है, लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र की सर्वोच्च परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन, यानी इब्राहिम लिंकन कौन थे? अमेरिका के भूतपूर्व 16वीं राष्ट्रपति थे। इब्राहिम लिंकन कब राष्ट्रपति थे? अमेरिका देखिए अभी सबसे अव्वल देश है, यानी विकासशील देश है, विकसित देश है। विकासशील नहीं कहिए, विकासशील अपना भारत है। हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में, कि मेरा देश विकासशील है और अमेरिका जो है विकसित है। दोनों में अंतर भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। तत्काल आप यह बात समझ लीजिए कि अमेरिका की राष्ट्रपति जो थे, पूर्व राष्ट्रपति, जिसको 16वीं राष्ट्रपति कहते हैं, इब्राहिम लिंकन जी के अनुसार इस प्रकार लोकतंत्र की परिभाषा दिया है, जनता के लिए, देखिए यहां पर आप फुल कोमा होना, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, जो जनमत पर आधारित होता है, जो जनता के मत पर आधारित होता है। यानी आपको यह भी सवाल पूछा गया है, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, किसने कहा था? तो आप कहिएगा अमेरिका के भूतपूर्व 16वीं राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन महोदय ने बताया था। अभी देखिए अमेरिका की राष्ट्रपति 47वां राष्ट्रपति चल रहा है वर्तमान में, समझ गए। इसका नाम क्या है? आप लोग जान रहे हैं क्या नाम है? आप बताइए सब आदमी। तो इसका नाम मुझे भी ख्याल नहीं आ रहा है, क्या नाम है अभी जो वर्तमान में आपका राष्ट्रपति है,
बहुत सुंदर नाम है बच्चे, 1 मिनट समय दिया जाए। देखिए कितना बार दिमाग में है लेकिन जुबान पर नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं, जुबान अंदर है लेकिन, एक सेकेंड, अमेरिका प्रेजेंट, यही होता है, ये सब होता है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप, देखिए 2 बार इस कुर्सी संभाले हैं और 47वें राष्ट्रपति हैं, समझ गए। तो डोनाल्ड ट्रंप आपका है, यह अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति। अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति जो 47वें नंबर पर है, ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं। यह बात आप याद रखेंगे। थोड़ा सा रुक जाइए, नेट का प्रॉब्लम हो गया प्यारे बच्चों, 1 सेकेंड। तकनीकी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है यार, बस बस बस। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए अमेरिका के जो है कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है अभी वर्तमान में राष्ट्रपति। आपको दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं की कॉपी करके लाया हूं। देखिए 47वें राष्ट्रपति पद संभाले हैं डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 में 47वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो कि 47वें नंबर का है। और यह जो आपका लोकतंत्र की परिभाषा दिया, ये कितने नंबर के थे, इब्राहिम लिंकन 16वें राष्ट्रपति थे। यह बात याद रखेंगे। तो हम उम्मीद नहीं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, तो कुछ बच्चा का एतराज होगा सर इतना धीरे धीरे। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, बहुत सा बच्चे ऐसे हैं मेरे कि जीवन में भी कभी पॉलिटी या सिविक्स नहीं पढ़े, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग यह वीडियो बनाता हूं। मैं छोटे यूट्यूबर हूं, यानी यूट्यूबर ही नहीं हूं, समझो कि हम ऑफलाइन पढ़ाता हूं, अभी यूट्यूब पर स्टार्ट किया। आपका यदि प्यार या सहयोग मिलेगा तो मैं जरूर एक दिन आपके सामने में रहूंगा और डिजिटल बोर्ड पर उभरता हुआ नजर आऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अब हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी। देखिए आपके चैप्टर का नाम था लोकतंत्र। लोकतंत्र आप लोग बहुत ही भली भांति से समझ गए होंगे कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र में मुख्य रूप से जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता इसमें सर्वोपरि होता है, जनता के हाथों में शासन होता है, समझ गए। तो हम देखिए लोकतंत्र जो होता है ना, जनता के हाथ में सत्ता, कहीं कहीं पर जानते हैं लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। यह भी आप थोड़ा सा समझिए, लोकतंत्र कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, सॉरी बच्चों, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो देखिए प्रत्यक्ष, भारत में आप कहिए कैसा लोकतंत्र, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जो जनता स्वयं नहीं शासन करके जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा शासन करता है। जैसे अभी जनता शासन कर रही है, नहीं कर रही है, आपका मोदी जी शासन कर रहे हैं, आपके नीतीश जी शासन कर रहे हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं, तो देखिए अभी चुनाव होने वाले हैं और 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में सरकार भी बन जाएगी। तो यह बात आप समझिए कि यह जनता स्वयं नहीं शासन कर रही है, यह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रही है, तो उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष जो जनता स्वयं शासन करती है उसे प्रत्यक्ष लोक। हम यहां तक बहुत सुंदर से समझ गए हैं। अब लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्या होता है वह समझेंगे। अब साझेदारी क्या होता है आप समझिए। सत्ता मतलब यह पावर, यानी जो शक्ति का बंटवारा आप कर सकते हैं। साझेदारी मतलब आप नहीं समझे हैं। साझेदारी में कभी आप दुकान खोले होंगे, साझेदारी में कभी आप पिकनिक मनाए होंगे, साझेदारी में कभी आप शिक्षक दिवस मनाए होंगे, सब बच्चा की भागीदारी होता है, तो उसी को हम साझेदारी कहते हैं। तो लोकतंत्र हो चाहे
कुछ भी हो, सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की क्या भूमिका है हम वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे आपके इंपॉर्टेंट उदाहरण आपके एनसीईआरटी बुक में है कि बेल्जियम का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बेल्जियम का है। यह कहां, कौन सा देश का है, कहां पर है पूरे विश्व में अवस्थित? यह आपका यूरोप का ही देश है। हम अभी मैप के माध्यम से आपको समझाएंगे बेल्जियम कहां है। श्रीलंका के तो बच्चे बच्चे जान रहे हैं, अपने भारत को नीचे अवस्थित है श्रीलंका। तो यह दोनों देश का उदाहरण आपके बुक में दिया गया है, मुख्य रूप से यह समझने के लिए कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जानते हैं बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी करके आज बेल्जियम में सबसे अमीर देश बन गया है, लेकिन वही सत्ता की साझेदारी अभी तक नहीं हुआ है श्रीलंका में, तो सबसे गरीब देश बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी मतलब शक्ति का बंटवारा होना चाहिए। तो अभी आप नहीं समझेंगे, अब आपको समझाते हैं। यह बेल्जियम देश है, तो पहले यह समझा देते हैं कि बेल्जियम है कहां। आइए आपके लिए एक विश्व का, पूरे वर्ल्ड का मैप यह है। आप जानते हैं यहां 7 महादेश है। यह आपका एशिया महादेश है, यह आपका यूरोप महादेश है, ये अफ्रीका महादेश है, दक्षिण अफ्रीका देश है, समझ गए, महादेश है। यह उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, यह ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, अंटार्कटिका महादेश है। देखिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 महादेश के बारे में हम आपको बता चुके हैं। और आपको उतना नहीं समझना है, समझना ये है यह जो है आपका बेल्जियम, ये कहाँ है। श्रीलंका के बारे में तो देखिए यह आपका भारत दिख रहा है, यह आपका श्रीलंका है, जहां सत्ता की साझेदारी नहीं होने के कारण अभी भी गरीबी है। 200 रुपया किलो गेहूं मिलता है वहां पर। लेकिन बेल्जियम अपना कहाँ है, यह देख रहे हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक छोटा सा यहाँ देश है। यह है कौन सा देश है, यह जो आपको कह रहे हैं बेल्जियम, यह देश है। यहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ, जिसके कारण यह देश अभी तक नहीं, यहां हो गया मेरे प्यारे साथियों, हम उल्टा बोल रहे हैं। यह जो यहाँ बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी होने से यह देश बहुत ही अमीर हो गया। अभी हम इसको बड़ा करके आपको दिखाते हैं कट करके, तब आपको समझ में आएगा कहां पर है यह बेल्जियम। देखिए आपको हम दिखा दे रहे हैं, देखिए आपको छोटा सा दिख रहा होगा, यहाँ देखिए 25 नंबर कहाँ गया भाई, 25 नंबर ये बेल्जियम है। आपको इससे नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा बैक चलते हैं। देखिए ना आपको 25 नंबर में होगा, हाँ यह काटना पड़ेगा, तो ऐसे काटना पड़ेगा, अब तब आप समझ। 1 मिनट प्यारे बच्चों, ऐसे काटना होगा। अब देखिए हम आपको काट के दिखाते हैं कि आपका बेल्जियम कहाँ है। पूरे विश्व का तो हम दिखा दिए, अब थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो यह भी दिखेगा, समझ गए, यह भी दिखेगा। अब देखिए यहाँ देखिए 25 नंबर में बेल्जियम है, तो यहाँ 25 आपको कहीं दिख रहा होगा। यहाँ देखिए यह जो देख रहे हैं ना, यह आपका 25 नंबर है। यह देख रहे हैं, यह देश जो है आपका बेल्जियम है। यह क्या है, बेल्जियम है, यह बेल्जियम है आपका, समझ गए, बेल्जियम देश है। और यहाँ पर सत्ता की साझेदारी हुआ है, तो अभी यह देश बहुत ही विकसित देश हो गया है। क्या हो गया, विकसित देश के श्रेणी में माना जाता है। लेकिन आपका जो है ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, सॉरी दोस्तों, श्रीलंका अभी तक वह गरीब पड़ा है। अब यह समझते हैं वह क्या समीकरण है। देखिए यह यूरोप का एक देश है। हम यूरोप के देश के बारे में यह भी पढ़े थे कि रूस, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यह सब इसमें पढ़े थे। किसमें पढ़े थे, कि इतिहास में पढ़े थे। पहला चैप्टर ही है कि क्या है, राष्ट्रवाद, क्या है, यूरोप में ही राष्ट्रवाद है, तो उसमें हम लोग विस्तार में देखे थे। तो यह भी बेल्जियम एक यूरोप का देश है, याद रखेंगे। और यह जो है कितना छोटा है कि भारत के एक हरियाणा के क्षेत्रफल के बराबर। देखने से भी पता चल रहा है कि आपको देखिए कितना सा छोटा सा है, ये छोटा सा एक देश है, समझ रहे हैं। तो यह अपना हरियाणा के बराबर है, लगभग 1 करोड़ आबादी है। यहाँ 1 करोड़ मात्र आबादी है, समझ लीजिए, जबकि अपना एक जिला की आबादी के बराबर भी नहीं। तो देखिए यही है बेल्जियम का मैप। यह देखिए ऊपर वाला ग्रीन कलर को देख रहे हैं ना, यहाँ पर इसकी राजधानी है, ये है राजधानी है इसकी, जिसका नाम है ब्रुसेल्स।
तो यह बेल्जियम की राजधानी आप लोग याद करेंगे, यह आपका राजधानी है ब्रुसेल्स, समझ गए, यह राजधानी है ब्रुसेल्स, यह ब्लू कलर का जो है यह है। तो यह देखिए, यह जो है यह ग्रीन कलर को देख रहे हैं, ग्रीन कलर का, यहां जो है इस देश, पूरे देश में 80% भाषी जो है ना, समझिए कि यह इसका राजधानी की बात कर रहे हैं, तो राजधानी में साफ उल्टा है। देखिए 80% फ्रेंच भाषा बोलता है और 20% यहाँ डच भाषा बोलता है। लेकिन पूरे देश की बात करें तो 59% डच जाति के में है, जो कि फ्लेमिंग इलाका में रहता है। देखते हैं 59% कितना रहता है, फ्लेमिंग इलाका ये है आपका। और यह जो देख रहे हैं ब्लू वाला, यह 40% इसमें रहता है, जो कि बोलिविया इलाका में रहता है, इसको बोलिविया इलाका कहते हैं। और यह देखिए फ्रेंच बोलता है, यह डच बोलता है। तो ये पूरे देश की अगर बात करें, जाति बनावट की बात करें तो कुछ अलग है, लेकिन इसकी राजधानी में कुछ अलग है। और 1% मात्र यहाँ है ना जर्मन बोलने वाले की संख्या है। देखिए यह जो है देख रहे हैं पीला कलर का, यह जर्मन बोला जाता है। तो यहाँ पर मात्र 1% है, लेकिन पूरे देश का समीकरण कुछ और है। किस अनुपात में है? 49 और 40 के, 59 और 40 के अनुपात में है। लेकिन ये इतना छोटा सा राजधानी जो है, राजधानी तो मुख्य इंपॉर्टेंट होता है। यह राजधानी जो है आपका, यह जो राजधानी क्षेत्र है, इसमें बहुत छोटा रहते हुए भी राजधानी क्षेत्र है ब्रुसेल्स, यहाँ पर क्या है, जस्ट उल्टा है। यहाँ 80% फ्रेंच बोला जाता है और 20% डच बोला जाता है। तो यहाँ पर लोग का कहना हुआ कि मेरे जाति की संख्या ज्यादा रहेगा, तो मेरे जाति से अभी भी देखिए, चाहे लालू जी का भी ले लीजिए, नीतीश भी ले लीजिए, चाहे भाजपा जी ले लीजिए, सब में लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी है, सबके बराबर बराबर टिकट होना चाहिए और होता भी है। ऐसा नहीं है लालू जी है तो खाली यादव जी का टिकट देंगे, जो भी है सब जाति का टिकट देकर, सबका अपना क्षेत्र बटा हुआ है, उस सबको सत्ता में साझेदारी होना चाहिए, मतलब पावर में बराबरी का हिस्सेदार होना चाहिए। इसलिए कि अगर उस जाति का लोग रहे तब न उस जाति का जो समस्या है वहां बोल सके। लेकिन यह राजधानी में कुछ अलग है, आप पूरे देश में कुछ अलग समीकरण है जाति का। यहां पर इस हिसाब से रहते हुए भी यहां साझेदारी किया गया, साझेदारी किया गया और देश प्रगति की ओर बढ़ गया। इतना बात याद रखेंगे। आगे आइए, अब देखिए बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी कैसे हुआ, यह बात आप समझिए। अब आपको तो जातीय समीकरण समझ गए कि राजधानी में कुछ और है और पूरे देश में कुछ और है। पूरे देश में 59 और 40 का अनुपात में है, डच 59 है, फ्रेंच 40 है, जबकि फ्रेंच 80 है, 20% डच है यहाँ राजधानी में, समझ गए। तो कैसे इसमें साझेदारी हुआ, कैसे दोनों में टकरार खत्म हुआ, यह बात आप समझिए। क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता की स्वीकारा, इन्होंने क्षेत्र में जो अंतर है और जो जातीय जनगणना है, जो जातीय का समीकरण है, उसको इन्होंने स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, राजधानी के बात पर चल दिया, नहीं होता। क्षेत्रीय के बात पर स्वीकार किया और 1970 से 93 के बीच संविधान में 4 बार संशोधन किया गया। अब देखिए संविधान में संशोधन होना तय है। अगर संविधान में संशोधन नहीं होगा तो सभी जाति का बराबर बराबर का हिस्सेदारी कैसे मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा। यही बात है, संविधान में संशोधन होते रहने से देश समझिए प्रगति की ओर जा रहा है। सभी लोग मिलजुल कर रह रहे थे, मिलजुल कर कर रहे थे। तब संविधान संशोधन एक आदमी से होता है? नहीं, सभी लोग से होता है। केंद्र में डच एवं फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान हो तथा दोनों की सहमति से ही न्याय कानून पारित हो। यानी केंद्र में मंत्री और डच भाषा की मंत्री और फ्रेंच भाषा की मंत्री दोनों का संख्या समान हो, चाहे जातीय समीकरण कुछ भी रहे, लेकिन दोनों का संख्या समान हो
तभी कानून व्यवस्था में एकरूपता लाया जा सकता है। और क्षेत्रीय सरकार की शक्ति देखिए क्या होना चाहिए यह भी समझ लीजिए। राजधानी ब्रुसेल्स में अलग सरकार, दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व, केंद्र और राज्य सरकार के अलावा तीसरा स्तर के सरकार का गठन सामुदायिक सरकार भी किया गया। वह तीसरा भी सरकार देखिए, एक केंद्र था, एक राज्य हो गया और एक तीसरा सरकार के भी गठन किया जिसको सामुदायिक सरकार कहा जाता है। तब वहां साझेदारी संपन्न हुआ। अब यहां तो साझेदारी संपन्न हो गया और यह देश प्रगति और विकसित की ओर चल चुका, लेकिन इसी का जस्ट उल्टा अपना देश के नीचे में यह देख लीजिए आपका है श्रीलंका। आज के श्रीलंका में अभी भी गरीबी छाया हुआ है, इसी कारण से कि यहाँ लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सभी जाति का भागीदारी नहीं मिला हुआ है। यहाँ क्या समीकरण है यह देखिए। एशिया का यह एक द्वीपीय देश है, यह अपना एशिया महादेश में है। तमिलनाडु के तट से कुछ किलोमीटर दूर पर ही अवस्थित है, मात्र तमिलनाडु के कुछ ही किलोमीटर के दूर पर अवस्थित है। आबादी मात्र 2 करोड़ है। देखिए वहां 1 करोड़ था, यहाँ 2 करोड़ है, उससे 2 गुना है। समझ गया। यहाँ जातीय बनावट क्या है, यहाँ कई जाति के समूह हैं। देखिए सिंहली 74% अधिकतर बौद्ध धर्म रखते हैं। सिंहली कितना है, 74% है, अधिकतर बौद्ध धर्म। तमिल 18%, हिंदी, मुसलमान और अन्य भाषा बोलता है। ठीक है। मूल तमिल 13%, भारतीय तमिल 5%, बंधुआ मजदूर बनकर गए थे। भारतीय मजदूर जो है 5% वहां है जो कि बंधुआ मजदूर बनकर गए थे। ईसाई भी 7%, दोनों भाषी लोग रहते हैं। समझ गए। तो जातीय समीकरण यहाँ सबसे ज्यादा सिंहली जाति का है। तो यहाँ देखिए क्या उठापटक हो रहा है, अभी तक होते आ रहा है यहाँ, इसलिए और यह देश गरीब होते जा रहा है। अभी तक जातीय समीकरण यानी सत्ता की साझेदारी में अहम भूमिका नहीं निभाया। देखिए श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी एवं सिंहली तमिल के बीच ही होगा। देखिए ना, सिंहली और तमिल ही सबसे अव्वल है, ज्यादा संख्या में है ये होता है। तो देखिए स्वतंत्रता जो है 1948 में मिला। भारत आजादी हुआ था 1947 में और यह आजाद हुआ था 1948 में, 1 साल बाद। यहां देखिए सिंहली जाति कितना है, 74%, तमिल जाति 18%। सिंहली का दबदबा है क्योंकि जाति जनसंख्या है तो दबदबा तो रहेगा ही रहेगा। तो 1956 में सिंहली भाषा के राष्ट्र भाषा का दर्जा दे दिया। अब देखिए श्रीलंका में 1956 में सिंहली भाषा का क्या दे दिया, राजभाषा का, राष्ट्रभाषा, राज्य नहीं राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो यह लोग तो नाराज होगा ही, तमिल भाषी लोग। तो सरकारी नौकरी में सिंहलियों को प्राथमिकता मिलने लगा। 1956 में क्या हुआ, इसको राजभाषा देते हुए और सरकारी नौकरी में भी सिंहलियों को ही प्राथमिकता मिलने लगा। सरकारी स्कूल कॉलेज में सिंहली को छूट मिलने लगा। बौद्ध धर्म को संरक्षण, और बौद्ध धर्म को भी थोड़ा सा संरक्षण होने लगा क्योंकि ये तो मात्र बौद्ध धर्म, तो देखिए यह सब सिंहली धर्म में ही बौद्ध धर्म था, अधिकतम बौद्ध धर्म था। तो सिर्फ सिंहली जाति के लिए यह सरकार काम करने लगा। तो क्या तमिल जो है वह कहां जाएगा, मूल तमिल, ईसाई, बंधुआ मजदूर जो 5%, यह सब कहां जाएगा। अब समझिए एक जाति वर्ग के सब कुछ लाभ दिया जा रहा है तो वहां विवाद होना क्या जायज नहीं है, 100% जायज है। तो यही बात है, तमिल जनता नाराज हो गया। जब तमिल जनता नाराज हो गया तो सरकार और राजनीतिक पार्टियों में दुश्मन बन गया। सरकार और राजनीतिक पार्टी क्या हो गया, एक तरह का दुश्मन हो गया। खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई और कुछ मांगे रखी, तमिल की राजभाषा बनाओ। क्या बोल रहा था, तमिल की राजभाषा बनाओ, क्योंकि यह तो सिंहली जाति को राष्ट्रभाषा बना दिया है। ठीक है, कम से कम इसको राजभाषा के भी दर्जा दो, वह भी नहीं दे रहा। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दो, जिस प्रकार से सिंहली जाति को नौकरी में प्राथमिकता दे रहा है तो उस प्रकार से तमिल के भी दो, क्योंकि 18% है तो क्या जाति को सबको देखना है। मांग नहीं मानने का नतीजा क्या हुआ, अभी यह श्रीलंका में कोई भी यह सरकार जूं तक नहीं रोक रहा। यह हड़ताल हुआ, धरना हुआ, नेता लोग को बोला लेकिन कुछ नहीं हुआ। मांग नहीं बना तो एक उग्रवादी संगठन बना जिसका नाम है लिट्टे। उग्र संगठन बनाया गया जिसका नाम लिट्टे रखा। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ
तमिल एलम, लिट्टे लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, यह याद रख सकते हैं, शॉर्ट में लिट्टे। दोनों समुदाय में टकराव होने लगा। कौन कौन समुदाय में? तमिल और सिंहली जाति में, तमिल और सिंहली में, दोनों में एकदम पूरा एकदम अति होने लगा। तो नतीजा क्या हो गया? गृह युद्ध हो गया। मतलब अपने देश के अंदर लड़ाई होना, गृह युद्ध हो गया। तो समझिए गृह युद्ध होगा तो दोनों का क्षति होगा। सरकार की संपत्ति नष्ट होगा तो सार्वजनिक संपत्ति होता है। तो गृह युद्ध हो गया और पूरा नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके कारण आज भी श्रीलंका बुरी हालत में है। तो अभी तक हमने यह देखा कि श्रीलंका ने सत्ता की साझेदारी नहीं किया, तो वहां की स्थिति अभी तक बद से बदतर है। लेकिन वही बेल्जियम ने सत्ता की साझेदारी कर लिया, जिसके कारण आपका जो है बहुत सुंदर से वहां देश विकसित हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर से सारा क्वेश्चन पढ़ेंगे, यहां तक कि क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और जो संभावित क्वेश्चन होगा वह भी नहीं छूटेगा। सारा आपका यह नोट बना गया है। तो क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या सत्ता में साझेदारी जरूरी है? अगर हां तो कैसे? देखिए जरूरी है, जरूरी नहीं है। अभी हम देखे हैं दो देश का उदाहरण लिए थे, एक अपना ही एशिया का देश था श्रीलंका, दूसरा यूरोप का एक देश था बेल्जियम। वहां सत्ता का साझेदारी हुआ तो देश विकास की ओर चढ़ा, लेकिन श्रीलंका में अभी तक सत्ता की साझेदारी नहीं हुआ, जिसके कारण उग्रवादी अग्रवादी बहुत सा लिट्टे फिट्टे जन्म लिया और देश गरीबी के दलदल में झुकता चला गया। तो यह क्वेश्चन को जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। क्या सत्ता की साझेदारी जरूरी है? तो कहिएगा हाँ बहुत जरूरी है। अगर हाँ तो कैसे? तो हाँ तो हम इस सब का जवाब दे दिए, तो अब कैसे है तो इसका जवाब देना है। तो आप लिखिएगा सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी से विभिन्न समूह के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। यहाँ आशंका कम हो जाती है, यहीं आ जाता लेकिन नीचे आ गया, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग होशियार हैं, समझ में आ जाएगा। देखिए सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, जिससे आपस में विभिन्न जाति समूह और धर्म के बीच जो टकराव होता है ना कम हो जाता है, क्योंकि सभी के प्रतिनिधित्व करने वाले वहां आपके संसद में, आपके विधायिका में, विधानसभा में मौजूद होता है, तो आपका भी पक्ष वहां रखा जाता है, तो वहां टकराव कम होगा, तो देश की विकास भी होगा। समझ गए? सत्ता के बंटवारा से लोकतांत्रिक व्यवस्था भी ठीक रहता है, एकदम यह भी बात आप समझ सकते हैं। सत्ता में साझेदारी हो जाने से समाज में रहने वाले सभी वर्ग देश के योगदान में अपना योगदान देते हैं और देश के हित के बारे में सोचते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर सत्ता में साझेदारी नहीं हो तो लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसलिए सत्ता में साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा कहा जाता है। एक बात और भी याद रखेंगे, लोकतंत्र की आत्मा किसे कहा जाता है तो कहेंगे सत्ता में साझेदारी होता है तो उसे हम लोकतंत्र की आत्मा कहेंगे। बहुत सुंदर से यह बात आप यह सवाल की जवाब भी लिख सकते हैं, कोई विशेष नहीं। यदि सत्ता में साझेदारी ना हो, यदि सत्ता में साझेदारी ना हो तो आपका लोकतंत्र सही से नहीं चलेगा। पहले तो विवाद होगा, बहुत सारा उग्रवादी होगा, बहुत सारा देखिए बहुत सारा आपका मर्डर होगा, देश में टकराव होगा, एक दूसरे समुदाय के बीच लड़ाई झगड़ा होते रहेगा। इसीलिए सत्ता में साझेदारी बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत आसान शब्द में है, आप नोट जरूर बनाएंगे देख देख के, क्योंकि मेरे बीच में वीडियो भी नहीं है जो आपको कोई कष्ट होगा। बहुत सुंदर से रोक रोक के आप नोट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले बोर्ड में एक बार देख लीजिए, उसके बाद बनाइएगा। मैं उम्मीद नहीं अन्य जितना भी यूट्यूब चैनल है उससे कहीं बेहतर मैं दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बेहतर नहीं दूंगा। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब समझिए, जितना बात हमने समझाया श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में, क्या वो गलत था? नहीं गलत था।
आपके एनसीईआरटी बुक में वह 2 उदाहरण था वह बताया, और मैं सवाल का जवाब बता रहा हूं। यह आपका जो है पीपीटी आपके जीवन में इतना बदलाव कर सकता है, जैसा कि आप बहुत चीज टीचर कहेंगे कि सर क्या पूछता है, तो भैया आप पूछने की बात करें तो यह 80 नंबर का आपका सवाल रहेगा एसएसटी से, जिसको सामाजिक विज्ञान कहेंगे, सामाजिक विज्ञान जिसको कहेंगे, एसएसटी जिसको कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। तो इसमें आपका कौन कौन किताब रहेगा, तो पहला यही रहेगा नागरिक शास्त्र रहेगा, जिसको राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, नागरिक शास्त्र कहेंगे। इतिहास होता है, ये सब पढ़ा चुका हूं, इतिहास, भूगोल यह भी पढ़ा चुका हूं। और क्या आपदा प्रबंधन यह नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दूंगा। और क्या रहेगा आपका अर्थशास्त्र, यह 5 बुक से आपको पढ़ना है। और यह आपका 2 बुक समाप्त हो गया, तीसरा बुक यह तो आपका एक ही 1 शॉट में खत्म कर दूंगा। तो मेन आपका यह एक अर्थशास्त्र और बचेगा। बहुत जल्दी हम लोग इस सबका बराबर हिस्सेदारी है, और नागरिक शास्त्र पढ़ने से आपका बहुत ही अंदर में विश्वास हो जाएगा कि मेरा क्या अधिकार है मेरे प्यारे साथियों, और मुझे क्या कर्तव्य है। यह सारी चीज की जानकारी मुझे मिलेगा, यानी आपको मिलेगा। देरी ना करते हुए हम लोग आते हैं अपना चैप्टर की ओर और कहते हैं यह तो आपको समझ में आ जाएगा, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी बहुत जरूरी है, और इतना ही तो हमको पढ़ना था। लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है आपके दिल और दिमाग से, इसलिए हम लोग बहुत सुंदर से क्वेश्चन का हल करेंगे। देखिए दूसरा है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, इंपॉर्टेंट, यानी VVI समझिए, VVI समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसका मतलब। तो यहां हम समझेंगे धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्म मतलब आप समझ रहे हैं, धर्म मतलब होता है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सब क्या है, धर्म है। तो धर्म जो है वो हुआ, और निरपेक्ष क्या हुआ कि धर्म के प्रति किसी को कुछ नहीं कहना, मतलब धर्म में किसी को टकराव नहीं होना चाहिए। भारत में ऐसा एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है यहां सभी धर्मों के सम्मान किया जाता है, यहां सभी धर्म को प्रचार प्रसार करने की आजादी है। आपको मंदिर में पूजा करने की आजादी है, तो मुस्लिम को अपना अल्लाह की नाम लेने की जरूरी है, और वो अपना पूजा कर सकते हैं अल्लाह को अपना मस्जिद में जाकर, ईसाई को मठ में जाकर। तो यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसलिए यह देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहां सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है। तो नहीं समझ में आया होगा तो मैं प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि मैं आपको जो पीपीटी में लिखा हुआ है वह समझाता हूं। देखिए धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य मतलब इसका अर्थ, तात्पर्य मतलब क्या होता है, अर्थ। किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता है। अब देखिए भारत का कोई धर्म है नहीं है, ना ही हिंदू धर्म है, ना ही मुस्लिम धर्म है, ना ही सिख, कोई धर्म। जिस देश का धर्म है वह धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं कहलाएगा। राज्य का कोई भी धर्म, राज्य यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि पॉलिटी में देश को राज्य कहा जाता है, यह बात ही याद रखें। हर जगह आप देखेंगे कि संविधान में देश के संबोधन ना करते हुए देश के स्थान पर राज्य का संबोधन किया गया है। यह बात आप समझ रहे हैं और जान भी रहे हैं। नहीं जान रहे तो जान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो वही कहना चल रहा है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी भी देश का कोई धर्म अपना धर्म नहीं होता है, जैसे भारत का है। क्योंकि हमारे देश अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। संप्रदाय मतलब आप लोग नहीं समझ रहे होंगे तो हम समझा दे रहे हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं। ये सभी लोग अपने अपने दो, मतलब कि अपने अपने 2 बार लिखना है, धर्मों को प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र मतलब बंधन नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, अपना उसका मन है, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश नहीं है, क्योंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो यह बात
आप समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों कि राज्य को हम देश समझेंगे यहां पर पॉलिटी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग धर्मनिरपेक्ष समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो आप 2 लाइन में लिख सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष वैसी राष्ट्र को कहते हैं जहां पर जिस देश का कोई धर्म ना हो, जिस देश का कोई धर्म ना हो, जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो, अपना धर्म ना हो और कैसा हो मेरे प्यारे साथियों, और सभी धर्मों का लोग रहते हैं और अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। कोई प्रतिबंध नहीं होता, कोई प्रतिबंध यानी रुकावट नहीं रहता है। वैसी देश को हम लोग क्या कहेंगे? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहेंगे। इस प्रकार से जब मैं लिख सकता हूं तो आप भी आंख बंद करके लिख सकते हैं। तो अब आइए ऊपर में देखिए कुछ डायग्राम दिया गया है। शासन का बंटवारा क्या होता है? हम लोग देखे थे सत्ता की साझेदारी होता है। तो बंटवारा जो यहाँ 2 प्रकार से होता है। शासन की बंटवारा 2 प्रकार से होता है, एक क्षेत्रीय स्तर, एक स्तरीय स्तर। देखिए शासन के बंटवारा 2 याद रखेंगे, एक क्षेत्रीय, एक स्तरीय। क्षेत्रीय में 3 प्रकार का होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब आप इसका बात नहीं समझ रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, आपके सामने में इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं आपके सामने में, उसके बाद ही कुछ हम लोग करें। ठीक है, देखिए इसको मिटा दिए सबको। अब आइए इसको बड़ा करके आपको समझाएंगे तो उम्मीद था आप बहुत सुंदर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको सामने में बहुत बड़ा हो गया। देखिए अब तो आपको बहुत सुंदर से दिख रहा होगा। चलिए आइए, अब आइए देखिए शासन का बंटवारा 2 तरह से, क्षेत्रीय बंटवारा और स्तरीय बंटवारा। क्षेत्रीय बंटवारा क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप यह समझेंगे सर विधायिका क्या होता है? देखिए जो आप लोग वोट देकर, जो आप लोग मतगणना करके वहां विधायिका में, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे विधानसभा, यह सब में विधानमंडल हो, 4 प्रकार का। देखिए 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है जो आपके आगे चलकर पढ़ना होगा। अभी 10th में आपको जरूरी नहीं है, लेकिन यह जो विधायिका की बात करें, आप जो चीज को विधायक जहां बैठता है उसको आप शाब्दिक अर्थ में विधायिका कर सकते हैं। नहीं तो कानून बनाने वाला जो होता है, बनाने वाला क्या कहलाएगा? विधायिका कहलाएगा। याद रखेंगे। कार्यपालिका क्या होता है? यह जो कार्यपालिका होता है कानून को पालन कराने वाला, जैसे डीएमएसपी क्या होता है? पालन कराने वाला, कानून बनाने वाला विधायक, कानून को पालन करने वाला कार्यपालिका, और क्या, और जो कानून को सही ढंग से पालन नहीं करेगा वह न्यायपालिका कहलाता है। जैसे कोर्ट अगर क्या करता है, आपको कानून को सही ढंग से पालन नहीं करने वाला तो उसको दंड देने का अधिकार किसको है? कोर्ट को है। यह बात आप जान रहे हैं, बहुत सुंदर से जान रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जान रहे हैं। तो हम उम्मीद करता हूं कि आप लोग यह बात भी बहुत सुंदर से समझ गए होंगे। तो देखिए हम विधायिका मतलब क्या होता है फिर से एक बार समझाते हैं। जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून जो बना है उसको पालन करता है, और जो कानून सही से पालन नहीं करता न्यायपालिका उसको दंड देता है। ठीक है, और राज्य स्तरीय यह देख लीजिए बंटवारा, स्तरीय बंटवारा, ये क्षेत्रीय बंटवारा था, स्तरीय बंटवारा। इसके अंतर्गत आपको डीएमएसपी, आप जो पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप डीएमएसपी बनिएगा तो यह कार्यपालिका को विभिन्न अंग माना जाता है। इसमें देखिए केंद्र होता है, राज्य होता है, स्थानीय। केंद्र में जैसे मोदी जी है, राज्य में आपका नीतीश जी है, और स्थानीय में आपका मुखिया सरपंच हो गए।
समझ गए, 3 प्रकार का स्तरीय शासन भी व्यवस्था है, यह बात आप जान रहे हैं। अब विभिन्न धर्मों समुदाय के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें जो विधायिका में जो बैठता है, चाहे यहाँ डीएमएसपी जो होता है, चाहे न्यायपालिका में, सब में अपना विभिन्न जाति धर्म का आरक्षण दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जाता है, समझ गए, आरक्षण का लाभ दिया जाता है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझेंगे, कोई ऐसे वैसे तरीका से नहीं समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे का क्वेश्चन क्या है? परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है? यह तीनों में से कोई एक भी पूछेगा तो आंसर आपको एक ही लाइन में देना है। 2 नंबर का कई बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से सवाल के जवाब दे सकते हैं। हम वो वैसे नहीं बता रहे हैं प्यारे साथियों, हम अपना दिल के गहराइयों से कह रहे हैं, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं ना, आपको कभी तकलीफ नहीं होगा, जीवन में तकलीफ नहीं होगा, समझ गए। तो कहते हैं परिवार एक मानसिकता होती है। परिवार क्या होता है? एक मानसिकता होती है, वंशिकता नहीं होता है। परिवार के, आप देखिए ऐसे समझिए, कभी देखते होंगे बिहार में तो भाई भतीजावाद बहुत होता है। लालू जी मुख्यमंत्री थे, उसके पत्नी वो स्वयं भी रह चुके हैं, उसका बेटा भी अभी तेजस्वी तेज प्रताप, देखिए समझिए, उसका परिवार का उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अभी भी बहुत मजबूत विपक्ष के नेता है। तो इसमें हम यह नहीं कहना चाह रहे हैं वह परिवारवाद कर रहे हैं, हम राजनीतिक में घुसना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाह रहे हैं, मैं उसको देखने से, देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी अगर नेता बन रहा है परिवार में, वंश में, भाई भतीजा को यदि टिकट दिया जा रहा है तो उसी को हम परिवारवाद कहते हैं। इतना बात याद समझ लीजिएगा। तो जो राजनीतिक को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, परिवारवाद क्या होता है? राजनीति को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि सब जगह अपना मामू फुफेरा फुफेरी, आप ही समझिए। उदाहरण के तौर पर नीतीश कुमार के ले लेते हैं हम, तेजस्वी क्यों कहें, भाजपा के ले लेते हैं, मोदी जी के ले लेते हैं। तो देखिए इसमें हुआ क्या है, अगर नीतीश जी चाहे मेरा साला है उसको टिकट दे दे, मेरा सरहोज है उसको टिकट दे दे, मेरा मामा है उसको टिकट दे दे, मेरा मामा का पोता है उसको टिकट दे दे, यानी सब अपना जातिवाद कर करके, भाई भतीजा करके, वंशवाद कर करके सभी को टिकट दिया। मान लीजिए गलती से जीत गया तो क्या किसी दूसरे परिवार के बारे में सोचेगा? नहीं सोचेगा, वो तो एक ही परिवार के आदमी वहां पहुंचा हुआ है, कानून भी तो वो अपने हिसाब से बनाएगा। इसीलिए लोकतंत्र के बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से प्रभावित करता है, स्वतंत्र रूप से, जैसे सामने से और सामने, समझ गए। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदार को टिकट देने का कार्य करता है, जो लोकतंत्र के अवगुण, प्रमुख अवगुण है, जो लोकतंत्र का सबसे इंपॉर्टेंट अवगुण है, जिसको कहते हैं क्वालिफाई, मतलब इसमें क्वालिफाई नहीं करना, ये नहीं कह सकते हैं जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। सगे संबंधी को टिकट दे देना भाई भतीजावाद कहते हैं। इतना भी आप याद रखेंगे तो हम उम्मीद नहीं, पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि आप समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया तो एक बार और सुनिए कि परिवारवाद क्या होता है। जो अपने, कोई अगर एक परिवार में कोई नेता बन गया, वो अपना टिकट चुनाव के समय में अपने भाई, अपने परिवार, अपने मामा, अपने चाचा, अपने चाची, अपने नाना, अपने फुफेरा, अपने मुमेरा भाई बहन को टिकट देता है, यानी अपने संबंधी को टिकट देने का काम करता है, उसे हम परिवारवाद या वंशवाद या भाई भतीजावाद कहते हैं, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण यानी प्रमुख अवगुण है। यह गुण नहीं है, अवगुण है, ठीक है। आगे पढ़िए। परिवारवाद एवं जातिवाद के बिहार के लोकतंत्र की किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आया है, क्या परिवारवाद जातिवाद दोनों से बिहार के लोकतंत्र में किसी प्रकार का प्रभावित कर रहा है? तो कर रहा है तो कैसे, यह बताइए।
तो यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन यह क्वेश्चन आपको लॉन्ग में पूछा जाएगा, लेकिन यह आपको शॉर्ट में पूछा जाएगा। दोनों आपका वस्तुनिष्ठ नहीं रहेगा, आपका क्या रहेगा, रहेगा सब्जेक्टिव। समझ गए? क्वेश्चन लघु उत्तरीय यह रहेगा, दीर्घ उत्तरीय यह क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि परिवारवाद एवं जातिवाद बिहार की लोकतंत्र बुरी तरह से प्रभावित करने का कार्य कर रही है। यहाँ जातिवाद अभी है, यहाँ आप माने या ना माने, बिहार में अभी जातिवाद है और रहेगा भी कुछ दिन। मित्रता सब लोग शिक्षित हो जाने के बावजूद भी यहाँ जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। इसीलिए आपका हिंदी में पहला चैप्टर है जाति विभाजन, जाति सर्व विभाजन। आप जान रहे हैं हिंदी का पहला चैप्टर क्या है, बहुत अंबेडकर जी महोदय ने लिखे थे, बहुत सुंदर सी लिखे थे। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं चैप्टर का नाम, लेकिन इतना सुंदर चैप्टर है कहिए नहीं, जिसको पढ़ते ही दिल का मोह खुल जाता है कि क्या होता है जाति प्रथा। जाति प्रथा एक ऐसा कुप्रभाव है जो कि बहुत ही लोगों की नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो आगे हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में आप समझिए। इसके तहत मंत्री का बेटा मंत्री बन जाता है क्योंकि उसी का टिकट दे देता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है, नेता का बेटा नेता बनता है, जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है, अभी पढ़े थे। इसके सापेक्ष में अगर कोई उम्मीदवार राजनीतिक सत्ता में शामिल हो जाता है तो अगली बार वह टिकट अपने परिवार या रिश्तेदार को देने का कार्य करती है, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखिए, अगर गलती से कोई निर्दलीय भी खड़ा हो गया, जीत गया, तो अगला बार वो आप किसी को नहीं देगा, वो अपना ही रिश्तेदार का देगा, जिसके वजह से बिहार पिछड़ा चल रहा है। समझ गए? जातिवाद के कारण ही बिहार पिछड़ा चल रहा है, जो लोकतंत्र का अवगुण है जातिवाद। तो देखिए, जैसे कह रहा इंदिरा गांधी की सरकार में अपना सत्ता राजीव गांधी को सौंप दिया, अतः परिवारवाद या जातिवाद सत्ता प्राप्ति के लिए जो जान लगा देते हैं, उसे किसी देश गांव समाज के विकास की कोई मतलब नहीं रहता। जातिवाद या परिवारवाद क्या होता है, सत्ता प्राप्ति के लिए यानी सरकार बनने के लिए, कुर्सी प्राप्ति के लिए अपना जान लगा देता है। उसको देश और समाज से कोई मतलब नहीं है, जिससे देश और समाज से मतलब है वह अपना जान नहीं लगाएगा। इतना बात आप समझ लीजिए। समझ गए? जातिवाद सामाजिक समस्या के साथ साथ एक राजनीतिक समस्या भी बन चुका है। बिहार में क्या हो गया, यह सामाजिक समस्या तो है ही। अरे तू फल्ला जाति का है, तू इधर नहीं आएगा, भोरे भोरे मुंह नहीं दिखाएगा, तू छोटे जाति का है, यह काम नहीं करेगा, हम यह जाति का है, हम मारिए देंगे साला, हम तो यादव है, फल्ला है। हम किसी यादव या फल्ला जाति को मैं अति नहीं कर रहे हैं। चाहे कोई बनिया है, जिस जाति में, जिस गांव में, जिस शहर में ज्यादा जाति बनिया है, कहेगा हम बनिया है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे ब्राह्मण राजपुत्र हो, वह कहेगा हम ब्राह्मण हैं, हम यह नहीं करेंगे। जातिवाद का पोषक अभी भी कुछ है, जबकि सब कुछ शिक्षित हो जाने के बाद अभी शहर में भलो नहीं देखने को मिलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जो गांव से होंगे तो आप देखते होंगे कि अभी भी जातिवाद की पोषक की कमी नहीं है। हम किसी जाति का अवहेलना नहीं कर रहे हैं, ना अवगुण कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जाति जो है अभी भी हमारे देश में अभी उस तरह से जात पात खत्म नहीं हुआ है। समझ लीजिए, हम सच्ची घटना की बात करें तो अपना ही कुछ ही दिन पहले का घटना है, 2-4 साल पहले मैं अपना आंख से देखा हुआ था। छोटा सा आप कहानी सुनिए। समस्तीपुर की घटना है, मेरा कोई मित्र का ही गांव का है। वहां से जब हम क्लास पढ़ रहे थे तो वहां से मेरे एक दोस्त है, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। और जब दोनों दोस्त थे तो घटना क्या हुआ था, बस उसके पड़ोस का ही कोई व्यक्ति था। तो दो लड़की जब शौचालय करने के लिए गया था ना, देखिए शौचालय सबके घर में, लेकिन शौच करने के लिए जैसे गई थी ना, रात के 8-9 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, तो दोनों बहन दोनों गई थी शौच करने के लिए। जाने के क्रम में उसका लोटा गिर गया, तो पानी क्या हुआ, एक कुआं था अमीर घर के, जो फॉरवर्ड चाहे जो भी रहे, उसके घर से
जो है पानी ले लिया, पानी ले लिया उसके कुआं से, देख लिया तो वह लड़का, अरे नीच जाति का आदमी हमसे कुआं में पानी छू लिया, उसको बहुत बेरहमी से, क्या कहें उसको, आप लोग के शब्द में कह सकते हैं, उसको बेरहमी से बलात्कार करके कत्ल कर दिया गया। बाद में बहुत हाईलाइट हुआ मामला, तो उसमें फोरेंसिक टीम भी आया, बहुत सा आया, तो जो गुनहगार थे वह शामिल, वह पकड़ा गया। लेकिन समझिए अभी हम कैसे कहेंगे जाति के बाद का पोषक तत्व नहीं है, जातिवाद का पोषक अभी भी कुछ है मेरे प्यारे साथियों, और सामने नहीं दिखाई देगा तो मन ही मन जरूर दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मैं किसी जाति का अति कर रहा हूं, अंबेडकर जी छोटा थे इसलिए कर रहे थे, नहीं, आप अपना दिल और आत्मा से देखिए, क्या आप ब्लड काट के देखिए तो आपका ब्लड लाल है? क्या जो नीचे जाति का लोग हैं उनका ब्लड क्या है, पीला है? नहीं प्यारे बच्चों, सबका ब्लड एक जैसा है। इसीलिए जातिवाद हमारे समाज के साथ साथ मैं आप सब प्यारे बच्चों से निवेदन करता हूं कि कम से कम आप लोग जातिवाद मत कीजिए। समझ गए? हम बहुत विशेष बात ना कहते हुए, क्योंकि वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होते जा रहा है, तो लेकिन हो जा रहा है, तो मैं तो अब फालतू चीज बताता नहीं हूं, आपको समझाने की कोशिश ही कर रहा हूं। अभी और चलेगा क्लास और हम कहेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बहुत सुंदर से। देखिए पढ़ाई में कुछ हंसी मजाक भी होना चाहिए। आप 1 घंटा से ऊपर हो गया तो बोर ही भी हो गए होंगे, तो एक थोड़ा सा आपको कहानी सुनाता हूं। आप ही बुक का, संस्कृत बुक का है, संस्कृत का चैप्टर नंबर आप जान रहे हैं, संस्कृत का चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं भी पढ़ाया हूं, आप जाकर पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा। और उसी कहानी का एक आपका है बुक में चैप्टर है जिसका नाम है आलस्य कथा। क्या नाम है? आलस्य कथा। पुरुष परीक्षा ग्रंथ से यह लिया गया है। यह एक तरह का आप समझिए कहानी, समझिए क्या समझिएगा, कहानी है। तो आलस्य कथा में क्या कहा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं, और आप हंसेंगे। जो बच्चा नहीं पढ़े होंगे ना उसको तो और हंसी आएगा, पूरा हंसी आएगा, पूरा एकदम हंसी आएगा कि कहिए नहीं कितना हंसी आएगा। देखिए ना हम आपको बताते हैं। इसमें एक वीरेश्वर नाम का मंत्री था। सुनिए, अब 1 घंटा हो गया तो सोचते हैं थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाए, पूरा कहानी बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अब लिख लिख कर भी नहीं बता सकते हैं। तो देखिए वीरेश्वर था प्यारे बच्चों, वीरेश्वर नाम का मिथिला का एक मंत्री था। यह बहुत ही करुणा और दानवीर था, करुणामयी और दानवीर था, जिसके कारण इन्होंने क्या सोचा कि जितना भी आलसियों है ना उस सब का भोजन कराएंगे। तो उसके गांव में जितना भी कोढ़ था ना, यानी कह सकते हैं पेटू था, जो काम करना नहीं चाहता था, वो अभी आ गया इसमें। बहुत सारा लोग आया और आलसशाला बनाया था। आलसशाला, समझ गए? आलसशाला बनाया था वो वीरेश्वर नाम का। सॉरी बच्चों, आलस होगा, आलसशाला बनाया था। और आलसशाला में सब आलसियों को खाना पीना वस्त्र सब कुछ देता था। धीरे धीरे भर गया। अब जो इसका मंत्री का जो काम करने वाला था, योगी पुरुष उसमें लिखा गया आपका है, योगी पुरुष, समझ गए? तन योगी पुरुष। तो योगी पुरुष सोचा कि ऐसे में तो मंत्री जी कंगाल हो जाएंगे, वीरेश्वर जी मेरा जो मालिक है वह कंगाल हो जाएंगे, तो आलसियों को परीक्षा लिया जाए। उन्होंने एक दिन क्या हुआ, रात में आग लगा दिया आलसशाला में। जैसे ही आग लगाया तो सब जितना भी ढोंगी आलसी था सब भाग गया। लेकिन उसमें से 4 आलसी, मान लीजिए यह 4 आलसी एक हो गया, यह दूसरा हो गया, यह यहाँ पर तीसरा बना लेते हैं, यहाँ पर चौथा, सब भाग गया। लेकिन यह चारों नहीं भागा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, यह चारों आलसी नहीं भागा। और यह चारों आलसी में पहला आलसी क्या होता है,
मुंह पे कपड़ा लेते हुए, मुंह पे कपड़ा से ढका हुआ है और बोल रहा है, अहो कथ्यम कोलाहल, मतलब यह कैसा शोरगुल है। ये पहला कहता है यह कैसा शोरगुल है। आप देखिए बच्चों, बहुत हंसी आएगा आपको, मुझे तो पहले ही हंसी आ रहा है क्योंकि मैं यह कहानी जान रहा हूं। यह कैसा हल्ला है, कैसा हल्ला है। तो इतने में दूसरा, यह जो दूसरा है यह कहता है ततर्कियो अत्मीन गृह अग्नि लगने अस्ति। तो कह रहा है कि लगता है घर में आग लग गया है। दूसरा क्या कहता है, लगता है घर में आग लग गया है, आग लग गया है। तो भी यह नहीं सब उठ रहा है, बोल रहा है, मुंह ढके हुए तो बोल रहा है। अब देखिए तीसरा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, यह तीसरा इतना अथी है, आलसी है। कहता है कोपी तथा धार्मिक नास्ति या ददानी जलो द्रव्य शोभनी। मतलब कह रहा है कि कोई ऐसा महान पुरुष नहीं है जो आवे देखिए बोलने से पहले मुझे हंसी आ रहा है कि कोई आवे और मुझे भींगा हुआ कंबल मुझे शरीर पर डाल दे। आप समझिए उसका शरीर हिट हो रहा है लेकिन ऐसा बोल रहा है। और चौथा तो ऐसा बात बोला, आपको देखकर आपको नहीं हंसे तो अब हंसी रुकेगा नहीं। चौथा क्या बोलता है, अरे बचाला कति बचनानी कत्यु सकिनुत। मतलब कह रहा है अरे बचाला, अरे पागल, तू काहे हल्ला कर रहा है। देखिए आग लग गया है और इन्होंने कहा रहा है चौथा, तो सब लोग काहे हल्ला कर रहा है। अब समझिए यह कहानी से यह चारों पागल जो है, सॉरी बच्चों, पागल नहीं पढ़ सकते हैं, आलसी जो है, उसके बाद योगी पुरुष देखा और सोचा कि इसको नहीं निकालेंगे तो जल जाएगा, लेकिन यह उठेगा नहीं, इतना आलसी था। तो इसको बाल पकड़ के घर से बाहर निकाला और उसको बहुत सारा धन देकर उसको विदा किया, क्योंकि यह बहुत ही आलसी था। तो इसी में एक लाइन बहुत सुंदर कहा गया है कि पतिरेव भगति स्त्री नाम बाल नाम जननी गति बाल नालसा नाम गति कति चिलो के करोनिक बिना। मतलब पति देव गति स्त्री नाम, स्त्री का जो रक्षक होता है पति होता है और बालक का रक्षक उसकी मम्मी होती है। और लेकिन आलसियों का रक्षक जो होता है, जो करुणामयी व्यक्ति होता है वह होता है। समझ गए। तो यह बात इसमें बताया गया। तो क्या प्यारे बच्चों आपको मजा आया होगा। हमको तो बहुत हंसी आता है, यह जब कहानी पढ़ते हैं तो मुझे बहुत हंसी आता है। तो मैं चाहता हूंगा कि आपको यह मोटिवेट मैं इसलिए करता हूं कि थोड़ा सा आपको मन लगता रहे, दिल लगता रहे। 5 मिनट यह कहानी बताओ और एक बार फिर से मैं आपको वह मोटिवेशन शब्द दोहरा देता हूं जिसके आपका मनोबल आगे बढ़ता रहो। और कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों कोशिश करते रहिए, हारिए नहीं। हम देखिए मैं चाहता हूं आप लोग यह वीडियो छोड़कर नहीं जाए, बहुत ही दिल और दिमाग से मैं आपको पढ़ाऊंगा और कम ही शब्द आपको बचा हुआ है और आगे बहुत चलेगा, आधा घंटा चलेगा, 1 घंटा चलेगा। भैया वीडियो बढ़िया से बनाना है, समझदारी के साथ बनाना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब हम लोग आए इस चैप्टर पर, यानी चैप्टर नहीं यानी क्वेश्चन पर। यह भी क्वेश्चन आपका जितना भी सवाल लिए हैं संभावित सब प्रश्न समझिए और प्रीवियस ईयर दोनों आपका मिलजुला प्रश्न है, इससे बाहर नहीं आएगा तो भी आपको 50% सवाल का ही जवाब देना है मेरे साथियों। हम जितना कह रहे हैं उतना कीजिए तो आपको 450 प्लस से ही नहीं, हम कहेंगे आप बिहार में अव्वल आएंगे, टॉपर आएंगे। समझ गए। इसलिए ध्यान पूर्वक समझे, देरी ना करते हुए। कहेंगे विविधता में एकता का क्या अर्थ होता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों एक लाइन में हम इसको समझा देते हैं। विविधता में एकता का अर्थ होता है यहाँ भारत में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक समान
धर्म अनेक है, लेकिन भाई भाई के रूप में रहता है। जैसे लग रहा है कि अपना सगे भाई है, लड़ाई झगड़ा नहीं करता। इसी को कहते हैं विविधता में एकता। मतलब अनेक धर्म के लोग एक साथ बिना कोई लड़ाई झगड़ा के साथ रहे तो उसे हम विविधता में एकता कहेंगे। वही चीज लिखा हुआ है। विविधता में एकता भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता है। बहुत ही सुंदर विशेषता। लोकतंत्र के बारे में तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष के सिद्धांत पर अपनाता है और हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इन लोगों को धर्म, भाषा, रीति रिवाज, रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होती है, लेकिन निवास भारत देश में करता है। जब भारत की एकता, भारत को एकता अखंडता खतरे में या किसी प्रकार का आपदा आती है तो आपस में जात पात का भेद मिटाकर समस्या का समाधान करते हैं। अतः कई कारणों से साबित होता है कि विविधता में एकता होता है। मतलब देश में कोई भी आर्थिक संकट हो, चाहे कुछ भी हो, सभी जाति धर्म भूलकर पूरे देश के लिए एकजुट हो जाते हैं। इसी को कहते हैं विविधता में एकता। ठीक है, आगे आइए हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक विभेद क्या है और समानता क्या है। यह तो आप लोग जान रहे हैं। स्त्री और पुरुष के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है उसे हम लैंगिक विभेद कहते हैं। जैसे हो गया लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव लैंगिक आधार भेदभाव कहते हैं। लिंग का अर्थ होता है लड़का या लड़की से है। आज के वर्तमान समय में लड़की की अपेक्षा लड़कों के अपेक्षा लड़कियों की साथ काफी भेदभाव किया जा रहा है। जैसे खान पान, शिक्षा संस्थान, पालन पोषण, वस्त्र पहनावा में अंतर, यह लोकतंत्र का अवगुण है। अभी जो है लोकतंत्र के अवगुण के बारे में हम बताए थे, 2-3 चीज बताए थे। क्या बताए थे? यह लैंगिक विवाद आपका लोकतंत्र का अवगुण है। और क्या लोकतंत्र में साझेदारी नहीं है तो भी अवगुण है। और क्या बताए थे? देखिए हम आपको पीछे जातिवाद और परिवारवाद, यह भी एक तरह का लोकतंत्र का अवगुण है। समझ गए? यह तो आपका गुण है। धर्मनिरपेक्ष क्या है? यह गुण है। यह बात आप याद रखेंगे। तो लैंगिक विभेद आप उम्मीद से समझ गए होंगे। तो आइए जीवन में विभिन्न पहलू का जिक्र करें जिससे भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। देखिए जीवन में अपने समाज में रह रहे हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपने परिवार में भी लड़की को कहेगा कि यह काम नहीं करे। कुछ व्यक्ति को छोड़कर आप देखिएगा लड़का को खुले छोड़ देगा, जाओ बेटा पढ़ो शहर में जाकर, लेकिन लड़की को नहीं छोड़ेगा। कुछ घर के छोड़कर सभी का अपवाद में नहीं लेंगे। तो समाज में भेदभाव किया जा रहा है। वही चीज लेगा। आज के वर्तमान समय में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। जरूर किया जा रहा है। लड़कियों के बारे में कहा जाता है कि उसका जीवन घर के 4 दीवारी के अंदर सीमित होता है, जो कहना सरासर गलत है। एकदम कितना सुंदर चीज लिखा हुआ आप लिख सकते हैं। जबकि लड़कों को ऊपर खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जाता है और लड़की पर नहीं किया जाता है। समझ गए? तो इतना बात आप 2 नंबर में लिख सकते हैं, बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, हो जाएगा। समाज में स्त्रियों की दयनीय स्थिति के लिए 4 उत्तरदायी का स्त्री का स्थिति, समाज में स्त्री का स्थिति क्यों खराब है, दयनीय मतलब खराब क्यों है, इसकी 4 कारण को लिखना है। तो लिख सकते हैं, निम्नलिखित है। देखिए, पुरुष की अपेक्षा महिला की शिक्षा का अभाव है। महिला कम शिक्षा है, कम शिक्षित है, जिसके कारण यह दयनीय स्थिति है। महिला कम में पर्दा प्रथा है, वह पर्दा के घूंघट में रहता है। भैंसुर है, फलना है, चिल्ला है, यह काम नहीं कर सकता है, महिला है। समझ गए? यह पर्दा प्रथा है। दहेज प्रथा के कारण महिला का दयनीय स्थिति खराब है। बाल विवाह एवं सती प्रथा के कारण यह सब होता है। स्थिति 4 स्थिति आप लोग याद रख सकते हैं। आइए, भ्रूण हत्या से आप क्या समझते हैं? भ्रूण हत्या मतलब होता है, थोड़ा सा आप समझिएगा। भ्रूण हत्या मतलब होता है कि जब गर्भवती महिला, उसमें पेट में लड़का है या लड़की है, अल्ट्रासाउंड करके पता कर लेता है और उसको लड़की रहने पर उसको मरवा दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं भ्रूण हत्या कहते हैं। उसको आप लिख सकते हैं। यह एक प्रकार का सामाजिक बुराई है जिसके तहत माता गर्भ में पल रहे शिशु को लिंग जांच अल्ट्रासाउंड या अन्य मशीन के माध्यम से किया जाता है। अगर जन्म लेने वाला बच्चा लड़की हो तो उसे जानबूझकर गर्भपात करा दिया जाता है। हमारे देश में लिंगानुपात दिन प्रतिदिन
देखिए 1000 पुरुष पर 943 महिला ही है, घटते जा रहा है। इस समस्या को रोकने के लिए सरकार ने 1971 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे भ्रूण हत्या अधिनियम कहा जाता है। आपको पूछा जाएगा भ्रूण हत्या अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1971 में, जो सफल न होकर और सफल साबित हुआ। इसमें लोगों को सोच बदलने की आवश्यकता है। इसमें जब तक लोगों की सोच नहीं बदलेगा तब तक यह भ्रूण हत्या कभी भी समाप्त नहीं होगा। सोच क्या बदलेंगे कि लड़का लड़की में कोई अंतर नहीं है, बेटा रहे चाहे बेटी रहे, सबकी बराबर हक है और बराबर की हिस्सेदारी है। जब आदमी सोच लेगा तभी आप देश में यह भ्रूण हत्या समाप्त होगा, नहीं तो नहीं समाप्त होगा। आगे आइए, कहेंगे बिहार के विकास में महिला का क्या योगदान है, अथवा कहेंगे देश के विकास में महिला का क्या योगदान है। तो दोनों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा, तो बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं। देखिए महिला के बारे में ही हम पढ़े हैं बहुत सुंदर से, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा, बहुत सुंदर से याद रखेंगे। बिहार में विकास में देखिए ऑब्जेक्टिव जैसे सवाल आपका ही हुआ ना, लिंगानुपात कितना हो गया है, कब यह भ्रूण हत्या अधिनियम लाया है, समझ गए, कैसे इसको अल्ट्रासाउंड करके हटाया जाता है, ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। तो बिहार के विकास में महिला का अहम योगदान रहा है। लेकिन बिहार भारत का एक बीमारू राज्य है। बिहार भारत का कैसा राज्य है, बीमारू राज्य है, क्योंकि यहाँ महिला अशिक्षित है। समझ गए, पहला कारण तो यही है, जो अत्यंत रूप से पिछड़ा हुआ है। यहाँ अशिक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का बोलबाला है। बिहार में क्या है, शिक्षा भी नहीं है, भ्रष्टाचार है। पैसा कोई भी काम कराइए तो दीजिए पैसा, उसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। यह बेरोजगार है, ज्यादा जनसंख्या है, रोजगार कम है। यहाँ के अधिकांश महिला असुरक्षित एवं अशिक्षित महसूस करती है। यहाँ का अधिकांश महिला जो है सुरक्षित महसूस है। 12 बजे रात को अकेले महिला नहीं जा सकती है, पुरुष जा सकता है, क्योंकि यहाँ अशिक्षित समाज है, गलत मंशा है यहाँ की लोगों की, जिसके कारण महिलाओं को रोज राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आज के वर्तमान समय में महिला किसी भी क्षेत्र में पीछा नहीं है, बल्कि पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जैसे IPS, अंतरिक्ष यात्री, इसके अलावा घर के सभी जिम्मेवारियों को संभालने का कार्य करती है। बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिला को 50% का आरक्षण दिया गया है। तो यह कई बार पूछा है, बिहार सरकार ने 50% आरक्षण किस में दिया गया, पंचायती राज संस्थान में दिया गया है। कब दिया गया है, तो 2006 में दिया गया। अतः महिला की लोकतंत्र राज्यसभा विधानसभा में प्राथमिकता देना चाहिए। महिला को लोकतंत्र में कहां प्राथमिकता, राज्यसभा विधानसभा लोकसभा सब में देना चाहिए। समझ गए, महिला को लोकतंत्र राज्यसभा एवं विधानसभा सब में प्राथमिकता देकर आगे बढ़ाना चाहिए, तभी देश का विकास होगा। और देश का विकास क्या, देश का विकास के साथ साथ राज्य का भी विकास होगा। समझ गए, तो बहुत आसान चीज है, कोई बात से। आप देखिए आपका बहुत कम ही स्लाइड हुआ, 1 स्लाइड 2 3 4 5 बस 6 है, 6 7 7 7 बस 7 8 8 9 और 8 9 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। समझ गए प्यारे बच्चों, बहुत कम ही स्लाइड है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सुंदर से, 2 4 5 क्वेश्चन है, देख लेंगे। देखिए सामाजिक विभेद क्या है, सामाजिक विभेद मतलब होता है अंतर, सामाजिक में अंतर को लड़ाई झगड़ा। विभेद मतलब जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर प्रत्येक समाज में किया जाने वाला भेदभाव ही सामाजिक विभेद है। जाति के आधार पर अगर भेदभाव कर रहा है तो जाति विभेद। समाज में यही सब न होता है, समाज में तो सब जाति का धर्म के आधार पर अगर भेदभाव कर रहे हैं तो धर्म विभेद। समझ गए, तो इसी को हम कहते हैं जो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जन्म लेता है तो हम फलना जाति के हैं, तू चिल्ला जाति है, दोनों में कहेगा हम बढ़िया जाति है, अरे भाई जाति हो, कोई अति नहीं न हो जो इसमें भेदभाव क्यों कर रहे हो। भेदभाव नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, हम लिख देते हैं। समझ गए। सामाजिक विभेद में तालमेल किस प्रकार स्थापित किया जा सकता है। जो समाज में विभेद है, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इसको कैसे एक किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, उसके लिए थोड़ा सा लिख देंगे। सामाजिक विभेद में तालमेल स्थापित करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में जन्म, जाति, भाषा, धर्म के आधार पर सभी लोग आपस में उलझे होते रहते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता में टूटी जा रही है। अतः आपस में एकता स्थापित करने के लिए भाईचारे अथवा का संबंध, आपस में मिलजुल कर
कार्य करना चाहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। देखिए सबसे अच्छा उदाहरण आपके बुक में क्या दिया गया है, बेल्जियम है। एकदम भाईचारा की तरह रहेंगे, कहीं कोनो जाति है, धर्म है, कोई विरोध नहीं, हम ऊंचा नीचा नहीं, सिर्फ उसमें सब अपना अपना भाई के चारे के संबंध में रहेंगे तो देश का विकास होगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। आगे आइए, सामाजिक विभेद किस प्रकार के सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है, तो बहुत जरूरी, बहुत सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। समाज में विभाजन, सामाजिक जो विभेद है, जाति प्रथा जो है, धर्म प्रथा जो है, या समाज में विभाजन करा देता है, एक दूसरे से अलग करा देता है। देखिए ना, वास्तव में सामाजिक विभाजन सामाजिक विभाजन के लिए उत्तरदायी है। वास्तव में सामाजिक विभेद ही सामाजिक विभाजन, समाज को अलग करने का उत्तरदायी कारण माना जाता है। क्योंकि समाज में हर एक संप्रदाय के लोग रहते हैं, हर एक जाति का लोग, जिसका धर्म, भाषा, रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति अलग अलग होता है। सामाजिक विभेद जन्म के साथ शुरू हो जाता है। विविधता अच्छी चीज है लेकिन देश के लिए घातक होती है। विविधता क्या है, अच्छी चीज है, लेकिन देश के लिए क्या हो जाता है, घातक हो जाता है सामाजिक विभेद। ठीक है, अगर हम सभी धर्मों, भाषा, क्षेत्र में उलझे रहेंगे तो हमारे देश को कमजोर हो जाएगा और समाज का बंटवारा होकर रहेगा। अतः इस प्रकार के सामाजिक विभेद को मिटाकर ही सामाजिक विभाजन को रोका जा सकता है। जब तक सामाजिक विभेद को हम लोग नहीं समाप्त करेंगे तब तक सामाजिक विभाजन को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, नहीं तो सामाजिक विभाजन होते रहेगा। आगे ये सामाजिक विभेदों का लोकतंत्र राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब हम उसी को, समाज को विभेद पर, समाज तो बंटवारा देख लिया, अब हम लोकतंत्र की पर क्या प्रभाव पड़ता है सामाजिक विभेद पर, यह भी देखेंगे। इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। लिखेंगे सामाजिक विभेद लोकतंत्र राजनीति की बुरी तरह से प्रभावित करने वाला कार्य कर रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति, देखिए फूट डालो और राज करो की नीति की अपनाकर देश की एकता और अखंडता को तोड़ दिया, लोकतंत्र को कमजोर करके रख दिया। इसके तहत राजनीतिक दलों को खराब उम्मीदवार के निश्चित जिताकर जीत करार कर दिया जाता है, जिससे समाज या राज्य को विकास नहीं होती है। यह समाज में मतभेद फैलाने का कार्य करता है। जैसे उत्तरी आयरलैंड एवं में एक ही धर्म का मानने वाला कैथोलिक और प्रोटेस्ट जाति अलग अलग पार्टी का निर्माण करता है। अतः इस प्रकार के सामाजिक विभेद लोकतंत्र राजनीतिक में बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक विभेद जो है, सामाजिक बंटवारा जो है, लोकतंत्र में एकदम बुरा प्रभाव पड़ता है। यह बात आप जान रहे हैं। आगे हम बहुत कम ही है, बहुत समाप्त ही करेंगे। हम आपको बताए थे 5-7 और है, देखो 5-7 क्वेश्चन और है। सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। देखिए सामाजिक जो अंतर है और सामाजिक विभाजन कैसे बन जाता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जब एक प्रकार का सामाजिक अंतर दूसरे अंतर में एकदम खास बन जाता है तो परिवार, समाज, जनता को महसूस होने लगता है कि वे दूसरे संप्रदाय के हैं। इसे सामाजिक विभाजन भी कहा जाता है। इतना बात लिख देंगे। रंग भेद क्या होता है, मानव में गोरा या काला रंगों के आधार पर किए जाने वाला भेद रंग भेद कहलाता है। इससे लोगों को मौलिक अधिकार को छीना जाता है, जो एक सामाजिक बुराइयां है। इस नीति को विरोध करने वाला पहला व्यक्ति मार्टिन लूथर किंग था, जिसे अमेरिका के गांधी भी कहा जाता है। अमेरिका के गांधी मार्टिन लूथर को कहा जाता है। पहला व्यक्ति है जो रंग भेद का इन्होंने ही प्रयोग किया गया था। चलिए आगे, नस्लवाद क्या है। किसी देश में, राज्य, समाज में रहने वाले नागरिक के बीच जब नस्ल के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसे नस्ल भेद कहते हैं, नस्लवाद कहते हैं। तो नस्ल के आधार पर भेदभाव करना नस्लवाद कहलाता है और रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद कहलाता है। इतना बात याद रखें। क्षेत्रवाद क्या है, अपने क्षेत्र में लगाव, दूसरे क्षेत्र से अलगाव रखना ही क्षेत्रवाद का जो एक सामाजिक बुराइयां है, यह लोकतंत्र के अवगुण है। देखिए ना, कहेगा कि हम जो है खगड़िया का है, तू जो है पटना का है, अरे तू पटनिया, कोई काम का नहीं है। पटना वाला कहेगा अरे तू खगड़िया, अरे सहरसा का है तू सहरसा। देखिए इस क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह लोकतंत्र का अवगुण है। अवगुण मतलब लोकतंत्र का जब अवगुण है तो अपना देश के लिए क्या भला होगा, नहीं होगा, एकदम बुरा होगा। इसलिए क्षेत्रवाद, और अपना लिखा भी हुआ है संविधान में, ऐसा क्षेत्र और जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना से आपको जेल जा सकते हैं। समझ गए। आगे आइए, सांप्रदायिकवाद क्या है।
सांप्रदायिकवाद क्या है? यह देखिए, यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिससे लोग अपने राष्ट्र, अपने संप्रदाय के लिए अपने प्राण को बलिदान दे देते हैं, अर्थात अपने धर्मों को किसी दूसरे धर्म से ऊंचा दिखाना ही संप्रदायवाद कहलाता है, जो लोकतंत्र की अवगुण है। यह भी लोकतंत्र को बहुत बड़ा अवगुण है। तो आप लिख सकते हैं, देखिए अवगुण लिखने के लिए कहेगा तो आराम से आप लिख सकते हैं। समझ गए कितना अवगुण अभी तक मैं आपको बता चुके हैं। तो सांप्रदायिकवाद भी एक तरह का, जैसे हिंदू सोचेगा कि हम धर्म बढ़िया है, मुस्लिम धर्म सोचेगा हम सर्वश्रेष्ठ है, हिंदू का नीचे है, तो इसी को कहते हैं हम सांप्रदायिकवाद। जबकि यह सब नहीं होना चाहिए। सांप्रदायिक, अरे भैया धर्म सबका अच्छा है। क्या धर्म एक दूसरे का अपना, देखिए मेरा धर्म अच्छा है तो उसका धर्म हम बुरा क्यों कहें? उसका भी धर्म अच्छा है, वो उसको भी समझना चाहिए कि मेरा धर्म अच्छा है तो उसका धर्म बुरा नहीं है। सबके अपने आप में सब कुछ अच्छा लगना चाहिए, और यही बुराई चीज जो है एक दिन संप्रदायवाद बन जाता है। और अभी प्रायः देखने को आपको मिलता होगा कि सांप्रदायिक घटना हो गया है। यही एक धर्म जब दूसरे धर्म से लड़ाई हो जाता है तो उसी को हम सांप्रदायिक घटना कहते हैं। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था, यहां देखिए वर्ण व्यवस्था होता है, यह थोड़ा सा गड़बड़ होगा। व्यवस्था एक प्राचीन सामाजिक संस्था की संस्था थी। वर्ण व्यवस्था एक क्या थी? प्राचीन संस्था थी। देखिए प्राचीन सामाजिक संस्था थी, यह प्राचीन से ही वर्ण व्यवस्था आते जा रहा है। 4 भाग में बांटा गया था अपना वर्ण के, प्राचीन समय से, आज से नहीं, जिससे जातियों को 4 भागों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें सबसे अच्छा ब्राह्मण, सबसे ऊंचा ऊपर ब्राह्मण को रखा गया, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र को रखा गया सबसे नीचे। समझ गया? यह प्राचीन व्यवस्था थी, आप लिख सकते हैं। बहुसंख्यकवाद से आप क्या समझ सकते हैं? जिसकी संख्या ज्यादा पाई जाती है उसे हम बहुसंख्यकवाद, बहुत संख्या में पाए जाने वाले चीज को हम बहुसंख्यकवाद कहते हैं। उन्हीं के पक्ष में फैसला होता है जिसे बहुसंख्यकवाद कहता है। श्रीलंका में आजादी के बाद सिंहली जाति का अपना अधिकार जमाना चाहते थे, या अपने इच्छा के अनुसार संविधान तथा लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। उसने 1956 ईस्वी में एक कानून बनाया जिसे नौकरी तथा विश्वविद्यालय में विशेष आरक्षण सिंहली जाति को दिया गया। यह हम पढ़ चुके हैं पीछे, समझ गए? आप उदाहरण के तौर पर लिखे, जातिवाद के 4 कुप्रभाव को लिखे। देखिए जाति जाति जो करते रहते हैं उसका क्या कुप्रभाव, मतलब हानि क्या होता है, उसको देख लीजिए। पहला प्रभाव है कि समाजवाद, समाज में चीज देखिए, समाज में अनेक प्रकार की बुराइयां फैलती है। जातिवाद से अनेक प्रकार की बुराइयां, लोगों में फूट की भावना, मतलब लड़ाई की भावना होता है। देश की एकता और अखंडता को कमजोर करती है, देश में भी एकता और कमजोर हो जाता है। आर्थिक विकास में बाधा होता है, यह भी देखिए, सब में दिक्कत होगा। भारत में किस तरह का जातिगत असमानता पाई जाती है? भारत में जातिगत असमानता किस प्रकार का, यह देख लिए। हम वास्तव रूप में कह सकते हैं कि वर्तमान भारत में जातिवाद का बोलबाला, अर्थात व्यक्तियों के बीच काफी भेदभाव पाया जाता है। इससे हमारा समाज अग्री जाति, पिछली जाति, मतलब अगली जाति, अगली कह सकते हैं, मतलब अच्छी जाति कह सकते हैं, और पिछली जाति उच्च जाति कह सकते हैं। उच्च जाति और पिछली जाति में बांटा गया है, जिसमें शासन की सत्ता अच्छी जाति के हाथों में होती है और यह मनचाहा कार्य करता है। जातिगत असमानता आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में विभाजित करता है। आप बहुत सुंदर से लिख सकते हैं, जातिगत असमानता पाई जाती है भारत में, और इसी के कारण से यह देश में बहुत ही अवगुण है। यह जातिवाद क्या है? अवगुण है। बहुत सुंदर से आप लिख सकते हैं। बस आपका यह अंतिम लास्ट सवाल है, उसके बाद यह चैप्टर ही आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर समाप्त नहीं होगा, थोड़ा सा पीछे हम ज्यादा जोर नहीं दिए, नहीं तो 2 घंटा पर जाता, लेकिन बहुत कम समय में मैं चाहता हूं कि आपका यह क्लियर हो, रिवाइज हो, और ज्यादा कोई गहरा कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए मैं इतना कर। देखिए भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधि की स्थिति की क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव भी बहुत बनेगा, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं वह भी देखेंगे। भारत में विधायिका महिला की प्रतिनिधि का अनुपात बहुत कम है। लोकसभा में महिला सांसद की संख्या कुल सदस्यों का 11.1% से भी कम है, यानी 11% से भी कम है लोकसभा में।
समझ गए। विभिन्न राज्यों में विधानसभा में महिला की प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। हमारा भारत देश अफ्रीका और अमेरिका से भी पीछे है। हमारे समाज में राजनीति में स्त्री का प्रवेश करना गलत अवधारणा माना जाता है। हालांकि हमारे देश में जितना महिला स्नातक होगी उतना ही लोकतंत्र सफल माना जाएगा, और जितना महिला स्नातक होगा उतना ही हमारा लोकतंत्र सफल माना जाएगा। बिहार सरकार ने पंचायती राज नियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण देने के कार्य किया गया, और यह हर एक चुनाव में भाग लेने के कार्य करती है, और हर एक चुनाव में महिला भाग लेने की काम करती है। बिहार सरकार महिला पर जोर दे रही है, बहुत अच्छा से दे रही है। यह बात आप जान रहे हैं, 2-3 फैक्ट है आप याद रखेंगे, बहुत सुंदर से यह बात आप समझ रहे होंगे, समझ भी गए होंगे, समझ गए। इसी के साथ हमने वीडियो यह समाप्त करता हूं, और अगला चैप्टर जो आप लोग देखेंगे, अभी पढ़े हैं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी कैसे होता है, क्या होता है, नहीं करने से क्या हानि होता है, यह हम बहुत सुंदर से देख चुके हैं। और अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा आपको चैप्टर का नाम दिखा देते हैं, सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली। जो सत्ता की साझेदारी है उसमें जो कार्य प्रणाली कैसी है, कैसे कैसे कार्य होता है, यह सब हम लोग बहुत सुंदर से देखेंगे। यह दूसरा चैप्टर में, यह भी 1 शॉट होगा और बहुत आसानी से हम लोग समाप्त करेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए।